केपी कॉलेज आवर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है पूस की रात, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी का एक ऐसा नाम है जिनकी लिखी गई किताबों को हाथ धोकर के हाथ देना पड़ता है, इतना अच्छा नाम है उनका। तो उनकी कहानी है पूस की रात। इस कहानी का लिखने का कारण यह है कि किसान की वास्तविक दशा क्या है, किसान किस प्रकार से जूझता है, कितना दुखी है, उनकी क्या उनके हालात हैं, इनको इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी को अगर हम देखें तो ये यथार्थ जीवन की झलक पैदा करती है। इसमें एक आइडियल कोई नहीं दिखाया गया, यथार्थ दिखाया गया है कि भाई वास्तविक कंडीशन क्या है, वास्तविक दशा क्या है इन किसानों की, उसको दिखाया गया। पूस का मतलब होता है पोष महीना। हिंदी जो महीने हैं उसमें एक नाम है पोष। माघ के बाद में आता है ना, माघ और पोष महीना। तो इस महीने की ये बात है। तो पूस की रात करके इनमें लिखा है। इस कहानी का जो नायक है, मुख्य नायक है, उसका नाम है हल्कू। क्या नाम है? हल्कू। हालांकि इसका नाम हल्कू है पर ये शरीर से वजनदार आदमी है, मोटा तगड़ा आदमी है। नाम से ही हल्कू है, ये विपरीत गुण है इसके, ठीक है। और उसकी एक पत्नी है, हल्कू की पत्नी है, उसका नाम है मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। मुन्नी इनकी पत्नी का नाम है। और इसमें एक और किरदार आया है जिसका एक इनका प्यारा कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। और उस कुत्ते का नाम है जबरा। क्या नाम है? जबरा। जबरा कुत्ता। इसमें ये पार्ट है कहानी जो इर्द गिर्द घूम रही है, वो हल्कू के आसपास में घूम रही है। और हल्कू की मनोदशा और पूरी की पूरी जितनी भी दशाएं हैं, उन दशाओं का वर्णन इस कहानी के अंतर्गत किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सीधे चलते हैं इस कहानी पर, पूस की रात, और पढ़ना शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। गला छूटना मुहावरा है, मुक्ति पाना है ना, जो परेशानी, उस परेशानी से मुक्ति पा जाना। एक अगर मैं बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी में मुहावरे इतने बेहतर और सटीक जो बैठते हैं कि पाठक जब पढ़ता है ना तो पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाता है। सच में बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिंब बनता है आंखों के सामने, जैसे कोई सीरियल चल रहा है, जैसे कोई सीरियल चल रहा है, उसी प्रकार से इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो हल्कू ने उसकी पत्नी से कहा कि बाहर है, जो पैसा मांगने वाला आया है तो दे दे, आगे गला छूटे, और जो मांगने वाला आया है उसको मैं दे दूं। ऐसा अपनी पत्नी मुन्नी से कहा। किसने कहा? हल्कू ने। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? तो इसके पास में कुल कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो आप वर्णन करते वक्त ऐसा नहीं कि भाई उनके पास में तो 5,000 रुपए थे, नहीं। तो ये जो आंकड़ा है इसलिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में काम आएगा। कंबल कहां से आएगा? अगर 3 रुपए दे देंगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार का मतलब होता है खेत, कह सकते हैं, है ना, खेत कह सकते हैं, या फिर जैसे अपने ट्यूबवेल वगैरह कुआ हुआ किया होता है, और उसके नहीं होता वो, जिसको अपन राजस्थानी में या क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं जाव, वो। तो कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं, अभी पैसे नहीं देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो तो नहीं सकता। पूस सिर पर आ जाना का मतलब बिल्कुल दिन है जो नजदीक आ गए, वो कैसे कटेगी रात? मगर सेना मानेगा नहीं, घुड़किया जमावेगा। घुड़किया का मतलब बोलो दैप, अभी कभी दैप, रौब जमाएगा, गालियां देगा। बला से झाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। बला का मतलब होता है मुसीबत। मुंशी प्रेमचंद जी ये बला कई दफा लिखते हैं, और बला का मतलब होता है मुसीबत, कि कोई बात नहीं, अभी दे दो इनको, मुसीबत तो टले एक बार। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए
जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। मैंने कहा था ना, ये हल्कू सिर्फ नाम से ही हल्कू है, शरीर से हल्कू नहीं है। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला। खुशामद का मतलब होता है थोड़ा पास में, वो बोलते हैं ना, पर मक्खन लगा के, खुशामद करके बोला, राजी करके। ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा, कोई नया आइडिया मुझे मिल जाएगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। ऐसा करके मुन्नी गुस्सा में बोली, जरा सुनू तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? खैरात का मतलब होता है दान। खैरात का मतलब क्या होता है? दान। कोई दान में थोड़ी देगा कंबल को, है ना, कंबल को कोई दान में थोड़ी देगा। तुम मतलब कैसे कैसे करोगे इसको, किस प्रकार से कंबल लाओगे? न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चूकने में ही नहीं आती। अभी पता नहीं कैसी जिंदगी है अपनी, क्या है पता नहीं, क्या है, किसी तरह से दुखी है। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? खेती छोड़ दो। कितनी दफा हम परेशान हो गए, बार बार हमेशा यही ब्याज पे पैसा लाते हैं, पैसा चुका देते हैं और वापस वो का वो, बाकी का बाकी। मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। अब इतना मिलता ही नहीं है हमें, इतनी उपज ही नहीं होती, आय नहीं होती कि हम वो दे दें और गला छूटे। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, और बस अब की बार का ब्याज चुकाओ, अब की बार का ब्याज चुकाओ और मूलधन बाकी का बाकी। क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ? किसने कहा? मुन्नी ने कहा। किसने कहा साहब? मुन्नी। मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कहा, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। बाज आने का मतलब बाज उड़ने वाला नहीं, बाज का मतलब ऐसी खेती से तो बोलो फालतू अपन दुखी हो गए, इससे तो एकदम हटी जाए तो ठीक है। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी, मैं पैसे नहीं देने वाली। क्योंकि मुन्नी की पत्नी को मालूम था कि हल्कू जब रात को वहां सोता है खेत में, तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए मुझे 3 रुपये पड़े हैं और 3 रुपये में कंबल लाना है, इसलिए मैं रुपए नहीं देने वाली, मैं रुपए नहीं देने वाली। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? उसका क्या राज है? गाली क्यों देगा? उसका क्या राज है? मतलब वो गाली क्यों देगा? उसने तड़प कर कहा, गुस्से में होकर के, बिल्कुल यूं दुखी होकर के उसने कहा। किसने? हल्कू की पत्नी मुन्नी ने। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भुआएं ढीली पड़ गई। एकदम से वापिस से वो थोड़ी सी ढीली हो गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, जो कड़वा सच था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घुर रहा था कि सही बात है, जब पैसे देंगे नहीं तो वो तो गुड़कियां जमाएगा। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले। आले का मतलब एक शुद्ध, है ना, बोलो बहुत पुरानी कहानी है, पहले के जमाने में लिखी हुई है। तो आला अपने घरों में नहीं होता, कुछ सामान रखने का छोटा सा, उसमें से रुपए निकाले। उसने आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। धौंस का मतलब होता है गुस्सा करना, किसी की बोलो कोई रौब तो नहीं जमाएगा। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस, जो कमाया वो लाया और उस पर से ऊपर से धौंस। ये क्या सिस्टम है? हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर उसने हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा है। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई रुपए कलेजा को निकाल के देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। दीनता का अर्थ होता है गरीबी, है ना, इसका तो मतलब होता है दिन, डे, दिवस, ठीक है।
और इसका मतलब होता है, इस दीन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। और दीनता, दीनता का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है साहब? गरीबी। भाववाचक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है? भाववाचक, गरीबी। अब देखो आगे 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 क्या बात होती है वो अपन देखते हैं। दूसरा पैरा आ रहा है इसमें। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। इतनी ठंड है कि आकाश में जैसे तारों को भी ठंड लग रही है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। एक पुरानी कोई चादर वगैरह थी वो ओढ़कर कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी, संगी का मतलब था साथी, उसका संगी जबरा कुत्ता पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कर रहा था। पेट में मुंह डालने का मतलब यूं नहीं कि मुंह पेट को फाड़ दिया और मुंह उसके अंदर घुसा दिया, नहीं, मुहावरा है, मतलब बिल्कुल सट करके पड़ा हुआ था। वह आज दो में से एक को भी नींद ना आती थी। दो कौन है? दो में पहला है जो हल्कू है। पहला कौन है? हल्कू। और दूसरा कौन है? जबरा कुत्ता। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? जाड़ा का मतलब क्या होता है? सर्दी। जाड़ा यानी सर्दी। क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आया था? पुआल का मतलब वो सीमेंट के कट्टे वगैरह होते हैं ना, उसका बना हुआ, जिसको पाल भी बोल सकते हैं। हालांकि पाल नावों के आगे लगते हैं, कपड़े के बने होते हैं, पर अपनी स्थानीय भाषा में पाल बोलते हैं। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए हैं। मैं हलवा पूरी थोड़ी खाने आया हूं, तुम मेरे साथ साथ क्यों चले आए? यहाँ पे थोड़ा ख्याल तो रखना था। अब रो नानी के नाम को, अब नानी के नाम को रो। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्माई लेकर चुप हो गया। दीर्घ यानी बड़ी बनाना। कू करके जोरदार आवाज करने लगा और फिर आवाज को बहुत तेज बनाई। दीर्घ का मतलब होता है लंबा, बड़ा, और दीर्घ बना करके एक जम्माई ली। जम्माई का मतलब होता है उबासी, और उबासी ली। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू से नींद नहीं आ रही है। श्वान का मतलब होता है कुत्ता, है ना? श्वान का मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ते के पास में साहब कुत्ता नींद बहुत ही कम लेता है ना? सतर्क बहुत ज्यादा होता है। कुत्ते को अगर किसी का पद छाप सुनाई देता है तो जल्दी से जाग जाता है। इसलिए कहा भी गया कि विद्यार्थी के 5 गुण होने चाहिए। काक चेष्टा, कौवे की तरह चतुर, बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे की तरह चतुर और बगुले की तरह, बिल्कुल बगुला जिस प्रकार से अपना ध्यान केंद्रित करता है उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और श्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद लेनी चाहिए। जिस प्रकार से कुत्ता है हल्की सी आहट पाते ही जाग जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी ख्याल रखना चाहिए कि हल्की सी आहट पाते ही वो जाग जाए। और अल्प आहारी, खाना कम खाना चाहिए विद्यार्थी को। अल्प आहार यानी थोड़ा भोजन करना, यूं नहीं कि 10-10 बाटी दबा के खा ली और अब आंखें नहीं खुल रही है, इस प्रकार से नहीं। ये विद्यार्थी के लक्षण है 5। और गृह त्यागी, विद्यार्थी को अपने घर का त्याग करके, पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में रहते थे उसी प्रकार से अपने गृह का त्याग करके अपने अध्ययन हेतु अन्य स्थान पर रहना चाहिए, ताकि वो जितनी भी अपनी जो शिक्षा है उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके और एक सफल विद्यार्थी बन सके। और विद्यार्थी को कुतो सुखम, एक बात और ध्यान रखना कि भी जो विद्यार्थी हैं उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं है ना? और अगर आपको सुख की प्राप्ति है, आप इतना सुख है आनंद ले रहे हैं, सब अपने पास में महंगी महंगी चीजें हैं, आप मोबाइल एप्पल यूज कर रहे हैं, आप वो 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी को सादा जीवन
और उच्च विचार रखने चाहिए। वापिस आते हैं अपने हल्कू और जबरे पे। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जागे। ये रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। पछुआ का मतलब होता है पछुआ हवा, है ना, पवनें होती हैं और उसमें पछुआ भी पवन है। ये कि बहुत ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ आ गई है इसमें। उठूं फिर एक चिलम भरूं। कहानी मतलब ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया तो उसी प्रकार से लिखी गई कहानी। हालांकि चिलम अपने को भरनी नहीं है, ना तो मुझे और नहीं आपको। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। देखो क्या विडंबना है। हम तो ठंड में मरे जा रहे हैं बाहर, और ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि खुद अगर सर्दी वहां चली जाए तो डर करके भाग जाए। अमीर लोग मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। लिहाफ का मतलब होता है ऊनी कपड़ा, जैसे पतली चादर नहीं होती ऊनी डल्फ वाली, लिहाफ बोलते हैं। मजाल है, मजाल का मतलब हिम्मत है, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है भाई, किस्मत का खेल है। अमीर दिनों दिन अमीर बनता जा रहा है, गरीब दिनों दिन गरीब बनता जा रहा है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। भाई सर्दी तो कैसे भाग जाएगी, पर यह है कि थोड़ा मन बदल जाएगा। ऐसा किसने कहा? हल्कू ने कहा। किससे कहा? अपने जबरे कुत्ते से कहा। हालांकि वो कुत्ता बोलता थोड़ी ना है, पर अपने भाव है। जैसे आदमी कई बार होता है ना, माँ होती है या आदमी होता है तो छोटे बच्चे, जैसे 1 साल का बच्चा उससे बात करता है, ले लो 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 कैसे कैसे कैसे। अब वो थोड़ी समझ रहा है, बच्चा बोलेगा थोड़ी, पर अपन हम उनकी अपनी भावनाएं उसके साथ में पेश करते हैं। आगे जबरा ने उसके मुख की ओर प्रेम से चलकती हुई आंखों से देखा। प्रेम से चलकती हुई आंखें का मतलब होता है अपनत्व लेकर के, प्रेम देख करके। यूं नहीं कि भी प्रेम निकल के फूट के बाहर पड़ रहा है, नो। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। कुत्ते को बिल्कुल पास ले लिया और उसकी सांस से वो गर्म लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और नीचे करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सोऊंगा, कुछ भी हो जाए अब की बार मैं सोऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट, पर झाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। पिचास का मतलब होता है जिस प्रकार से भूत प्रेत होता है ना, उसी में होता है पिचास। पिचास की भांति झाड़ा है, वो उसको दबा रहा था, सर्दी जा नहीं रही थी। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला दिया। जबरे कुत्ते को, कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। हालांकि बदबू आ रही थी उस कुत्ते से, पर उसको अपनत्व मिल रहा था, हल्कू को भी और जबरा को भी, है ना। और बहुत आनंद आ रहा था। काफी महीनों में जो सुख नहीं मिला वो अब की बार उसको सुख मिल रहा था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। हल्कू के मन में कोई भी घृणा नहीं थी, है ना। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता जिस प्रकार से जबरे कुत्ते को लगाया हुआ था। वह अपनी दीनता से आहत न था, वह अपनी गरीबी से दुखी नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, है ना। बहुत खुश था कि जैसे भी है, मैं, मेरा जबरा कुत्ता और मैं। ऐसा कौन सोच रहा था? हल्कू। ऐसा कौन कह रहा है? हल्कू अपने मन में सोच रहा है। सहसा का मतलब होता अकस्मात। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। आहट का मतलब पैरों की आवाज। आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता में उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। स्फूर्ति, ताजगी, जो हवा के ठंडे झोंकों को
तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा, मतलब जबरा एकदम से उठा है ना, उसकी हवा के झोंके बहुत तेज आ रहे थे, पछुआ हवा के, इतनी तेज सर्दी थी, फिर भी वो सब चीजें तुच्छ लगी, नगण्य। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा, भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया, वह उसके पास में नहीं आया। हार में चारों तरफ, हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। कौन पास नहीं आया? जबरा कुत्ता। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा, एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत फिर दौड़ता, आया पास में और रवाना, आया पास में और दौड़ के रवाना। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। प्रश्न ऐसा बन सकता है 2 नंबर का, किसके हृदय में कर्तव्य अरमान की भांति उछल रहा था? तो आपको लिखना है कि कर्तव्य का जो अरमान थे वो जबरे कुत्ते के हृदय में उमड़ रहे थे, है ना। कर्तव्य पहले, सर्दी वर्दी सब बाद की बात है। अब अगला पैरा पढ़ते हैं अपन। 1 घंटा और गुजर गया, रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया, रात में और तेज ठंड आने लगी। पहर क्या चीज होती है? पहर को देख देते हैं आपको। देखो, दिन में कुल 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8। बोलते हैं ना, सदा दिवाली संत के और 8वां पैर आनंद, तो ये हैं 8 पैर होता है। एक पैर होता है वो 3 घंटे का होता है। तो दिन में होते हैं 4 पैर। कितने होते हैं? 4 पैर। और रात में भी कितने होते हैं? 4 पैर। एक पैर है वो 3 घंटे का होता है। 6 बजे से पैर शुरू होता है ना। 6 बजे से पैर शुरू होता है सुबह, और शाम को 6 बजे पे खत्म होता है। वापिस 6 बजे के बाद में रात को शुरू होता है। तो दिन में 4 पैर होता है, रात में भी 4 पैर। इसलिए बोलते हैं ना, दोपहर, दोपहर हो जाना, 12 बज जाना वगैरह। 1 घंटा और गुजर गया, रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा, हल्कू उठ के बैठ गया। हल्कू उठ बैठा, हाँ, और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, ठंड कम नहीं हो रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है, खून बिल्कुल जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हीम बह रही है। ही मीनी बर्फ, ही मीनी बर्फ। बोले धमनियों में, शिराओं में खून की जगह पे बर्फ बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है और अभी कितना है। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह जो है, जो तारे हैं। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है ना। अभी तो और रात है, अभी 3 घंटे की और रात पड़ी है, शायद 3 घंटे से ज्यादा की। मतलब अभी कम से कम वो बात कर रहे हैं 3 बजे के आसपास की बात कर रहा है। रात को 2:30 बजे की घटना है, 2:30 बजे के आसपास की। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। टप्पा का मतलब एक मोड़ पे आगे आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, पत्तियों के झड़ने का मौसम। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरू नहीं, इकट्ठा करूं, बटोरू और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, शायद ये सोच सकता है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता भाई, ठंड बहुत तेज लग रही है, अब मेरे से बैठा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में, अरहर की दाल हुआ करती है ना, एक मुहावरा भी है, अरहर की दाल और अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, ऐसा करके एक मुहावरा भी है। अरहर मतलब दिखावा करना, इस मुहावरे का अर्थ था। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए। उपले मतलब ये नहीं होता गोबर का बना हुआ, उपला लेकर लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। दुम यानी पूंछ। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे हो जाएंगे। टांटे का मतलब होता है ताजा हो जाना, कड़क हो जाना। बोलते हैं ना अपने स्थानीय भाषा में, बोलते हैं ताकड़ा होना, कि कर ताकड़ा हो गए,
आकर, तो उसी प्रकार से टाटे हो जाएंगे। फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है, रात तो भी बहुत पड़ी है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रदान की और आगे बगीचे की ओर चला, हामी भर दी। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। निर्दय का मतलब होता है जिसको दया नहीं आती, और हवा है बिल्कुल पत्तियों को कुचल करके जा रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें टप 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 नीचे टपक रही थी। सर्दी महीने का वर्णन है, कई बार होता ना जो इसको बोलते अपन गोल्डन ड्रॉप्स, मावट वावट के कारण से ओस की बूंदें वगैरह जो गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही जबरू, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। हालांकि जबरू थोड़ी बोलेगा, पर वो अपने पास में बतिया रहा है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे निचोड़ रहा था, उसको चबा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, बिल्कुल ठंड थी, नंगे पांव गले जाते थे, है ना। और देखो उस किसान की दशा तो देखो साहब, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है पास में, पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है, और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। अलाव का मतलब होता है सर्दियों में अपन जो तापते हैं ना, लकड़ियों को जला करके उसको अलाव बोलते हैं, और इसने पत्तियां इकट्ठा की, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अलाव बोलेंगे। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लो ऊपर जाते वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के, अस्थिर का मतलब होता है आगे वो तो हिलेगी, कि प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को, अथाह का मतलब जिसका था नहीं ले सकते, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये अथाह, उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अथाह सागर से ये प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। नौका का मतलब क्या हो जाएगा, नाव की भांति, नाव की भांति आग हिलडुल रही थी, हिलडुल रही थी। हल्कू आग को जला रहा था और वो अलाव तापने की तैयारी कर रहा था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। आज क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, पहना हुआ कपड़ा था, उतार करके बगल में दबा लिया। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था, है ना। अब उसको वो गरम गरम लगे तो कहा जा तेरी मर्जी हो कर, ठंड को ऐसा करना, ऐसा कर रहा था। तो ये हल्कू की मनोदशा का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया, इस बात को आपको ख्याल रखना है। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। जब्बर ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, मतलब अब आग भी ताप रहे हैं तो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते, है ना। अगर पहले से हमें आइडिया नहीं आया, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते हैं। जब्बर ने पूंछ हिलाई और जब्बर ने उसमें वो सहमति प्रदान करने के लिए पूंछ हिला दी। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा, है ना। इस अलाव को कूदते, इस आग को अपन कूदते, इस साइड से इस साइड, इस तरफ से इस तरफ। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, कातर यानी बिल्कुल दयनीय स्थिति से उसकी आग की ओर देखा। और राशि का मतलब होता है भंडार, राशि का मतलब क्या होता है, भंडार। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। उसने कहा कोई मुन्नी को कल मत कहना। मुन्नी कौन है, ये हल्कू की पत्नी है, कि उसको मत कहना, नहीं तो वो क्या कर देगी, लड़ाई कर देगी। ये कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, और वो आग का जो ढेर था उस ढेर के इधर से इधर की ओर कूद गया। पैरों में जरा लपट लगी पर कोई बात नहीं थी। हल्का आग का जो थोड़ा सा आग थी वो उसके पैरों के ऊपर लगी, पर उसने कोई ज़्यादा उसने उस पर गौर नहीं किया। जबरा देखो प्यार से कह रहे हैं बार बार, एक बार तो उसने जब्बर बोल दिया, एक बार जबरू कह दिया, अब वो जबरा कह रहा है। तो ये तीन अलग अलग कुत्ते नहीं, वो एक ही है जिसका नाम है जबरा। इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ, इधर उधर घूमा होगा और उसके पास में आ गया। अभी उसके किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसके सर्वनाम है, उसका
उसके क्या शब्द हैं ये? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा कौन है साहब? संज्ञा हल्कू है। कैसी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये उसके क्या है? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? कुल 11 सर्वनाम शब्द है। मैं शब्द की बात कर रहा हूं, सर्वनामों के प्रकार नहीं बता रहा हूं। मैं तुम ये जो सो वो, मैं तुम आप ये वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये और उसी के अंतर्गत आता है उसके। और वह इधर उधर घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। और वह फिर कूदा और अलाव के पास पार आ गया। और इस प्रकार से दोनों मनोरंजन करने लगे। ये उसके का मतलब जबरे कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ था, है ना। अब अगला वाला दृश्य देखते हैं। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। आग मतलब बीमार की तरह उठती थी और फिर बंद हो जाती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी शरीर में, और पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। बहुत आलस भी आ रहा था, जितनी ज्यों ठंड बढ़ रही थी आलस आ रहा था। ओढ़ने के लिए पास में कुछ था नहीं। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। नीलगाय वगैरह आ गई हैं। शायद नीलगायों का झुंड था। झुंड का मतलब होता है समूह। झुंड का मतलब क्या हो जाएगा? समूह। और समूह कैसी संज्ञा? समूह है वो हो जाएगी समूहवाचक ही है। ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये जातिवाचक जो संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा के जो दो प्रकार हैं, और उसके दूसरा वाला जो होता है भाग, और उसका ये पार्ट है झुंड, गिरोह, समूह, संगठन। ठीक है। हाँ, और नीलगायों का जो झुंड है उसको लगा कि खेत में आ गया है। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा कि मन में सोचा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मतलब चबाई जाए, जबरा नहीं आ तो नहीं सकता। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। और अपने खुद को मन को समझा रहा है। कौन समझा रहा है? हल्कू। हल्कू ऐसा खुद के मन को तसल्ली दे रहा है, नहीं कि जबरा मेरा कुत्ता जब तक खेत में है तब तक तो कोई जानवर आ नहीं सकता। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता हुआ आया, उसके पास ना आया और वापस से चला गया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली